नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम और भी हैं राहें में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में। 2015 में जब मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया था और भारत देश में एक स्टार्टअप की लहर सी दौड़ पड़ी थी। उसी समय पे कई एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ को धरातल पर उतारा था। आज हमारे बीच ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने 5 साल पहले अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज झारखंड में काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल करियर में काफ़ी कुछ पाया है। तो हम सब स्वागत करते हैं अनुराग जी का। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार श्रुति जी, जोहार, धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहां पर आकर आप लोगों से रूबरू हो सकूं और अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं चाहूँगा कि ये जो भी सेशन है, जितनी भी देर का है, ये काफ़ी इंटरेक्टिव रहे और लोगों को, स्टूडेंट्स को इनसे जो मैक्सिमम होता है बेनिफिट, जो मैक्सिमम फ़ायदा होता है, वो मिल सके। जी बिल्कुल। अनुराग जी, तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। हमारे दर्शक को थोड़ा आप सरल शब्दों में बताइए कि एंटरप्रेन्योर क्या है। देखिए, जैसे एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल काम नहीं है। कोई भी आदमी, मतलब कोई भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी, पढ़ा लिखा हो या वो अनपढ़ हो, कोई भी आदमी जो किसी भी चीज़ को या वो नेचुरली अवेलेबल हो या वो खुद से बना कर दे, उस चीज़ को अगर वो किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकता है और उसको प्रॉफिटेबली बेच सकता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। जी। मतलब कि एंटरप्रेन्योर बहुत तरह के होते हैं। जैसे बहुत हो गया कि कुछ जो नेचुरल चीज़ जो अवेलेबल है, जो मदर नेचर में ही अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया अपने आइडियाज़ से कि उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में वो सेल कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने से कुछ अपना प्रोडक्ट बनाया और फिर उसको सेल कर रहे हैं, तो सारे लोग एंटरप्रेन्योर हैं। जो आदमी किसी भी चीज़ को एक प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकता है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो अपने आसपास ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखते हैं और उससे अपना आइडिया जनरेट करते हैं। जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। वो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफायर होते हैं। वो पहले एक गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। जी। पहले वो प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके रूट कॉज में जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है। जी। और उस क्यों का अगर उनके पास जवाब है, और वो जो क्यों का जो जवाब है वो उनको अगर वो एक लेवल तक के बाद स्केल कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, तभी फिर वो जो है वो सॉल्यूशन पे आते हैं। जी। तो अनुराग जी, कोई भी स्टूडेंट जो 9th से 12th स्टैंडर्ड के बीच में है, जो एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखता है, जी, वो किस प्रकार अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकता है? वो किस प्रकार एंटरप्रेन्योर बन सकता है? किन सब्जेक्ट्स पे उसको ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि अब पहले तो मतलब इतना ज़्यादा रुझान नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारी कंट्रीज़ में, बट अब क्या हो गया है कि जब से हमारी इकॉनमी जो खुली है और जब से ये जो आईटी का बूम आया है, तब से लोग और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव हो गई इस चीज़ों को लेके। बहुत सारे 20 स्कूल जो हैं अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग से प्रोग्राम निकाल रहे हैं, बिल्कुल, जो सिर्फ सोनली फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप पे ही। और एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक वही इंसान और वो व्यक्ति है जिसकी जो सोचने की क्षमता है वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग और डिफरेंट है। जी। क्योंकि कोई भी आइडिया जब एक नेसेंट स्टेज में होता है, पहले मतलब कि क्या बोले, सीड के फॉर्म में होता है, तो अगर आपको अपना कोई एक ऐसा आइडिया बताऊंगा तो जो है पहले क्षमता में लोगों को जो लगेगा कि वो क्या बकवास आइडिया है, क्या, जो जब तक फिर उस पर मैं काम करूंगा, वर्क करूंगा, तभी जो है वो जो लोग बस क्या देखते हैं, एक फिनिक्स प्रोडक्ट देखते हैं। जी। उसके पीछे की मेहनत कोई देखता नहीं है। जी। बट जो आप बी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक हमारा बहुत फेमस बी स्कूल है IIM अहमदाबाद, वहाँ पर एक चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फॉर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, PGM-MPV। इसमें क्या होता है कि ये 1 साल का प्रोग्राम है। वो है कि एक एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि 11th-12th के बाद कि मतलब कि लोगों अभी तक अंडर ग्रेड करे नहीं है या फिर अंडर ग्रेड कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेड करना चाह रहे हैं, उसके लिए IIM इंदौर में भी एक प्रोग्राम है, IMP प्रोग्राम बोलते हैं इसको। ये हमारे मतलब कि इंडिया का ये सबसे फेमस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, IMP प्रोग्राम। ये IIM इंदौर कराती है हमारी। और इसका जो हम लोग कंपेरिजन करते हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए, तो ये बाहर की बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं। जी। ऐसे ये तो हो गई आपकी गवर्नमेंट, और आपका जैसे SP जैन है महाराष्ट्र में। अगर हम लोग अपनी झारखंड के स्तर पे देखें तो एक्साइसेस रांची है, ये लोग PGDM कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग, या फिर फाइनेंस, या फिर आपका HR, जिसका कि ये जो कोर्स है ये 2 साल का रहता है, बट जो सोल फोकस रहता है इनका
जी। वो एंटरप्रेन्योरशिप पे ही रहता है। जमशेदपुर में एक्सेलआरआई है, उनके साथ भी 2 साल का इनका प्रोग्राम है, बट जो सोल फोकस रहेगा इनका वो एंटरप्रेन्योरशिप पे ही रहेगा। अगर बेसिक आइडियाज़ लेना है तो आप ऑनलाइन इन लोग का जो प्रोग्राम है उसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th में इंटरेस्टेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने के लिए, उनकी जर्नी कुछ ऐसी हो सकती है कि पहले तो वो IIM इंदौर का आपने प्रोग्राम बताया कि वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स उनको साथ में हो जाएगा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड प्रोग्राम है। उसके अलावा IIM अहमदाबाद है जिससे वो मास्टर्स कर सकते हैं। ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं सर, उसको करने के लिए कोई एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो बच्चों को क्वालिफाई करना होता है? नहीं, बिल्कुल। इसके लिए पहले आपको एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका डेटा, रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और इन सब चीज़ को जांचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अप्लाई करेंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक जो मिनिमम और एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो एक मिनिमम स्किल्स और कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए, तो बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर वो आप में होना चाहिए, और वो लोग जो है परीक्षण लेंगे, और फिर ही जब आप अगर सफल होते हैं तो ही आप उसमें जा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो सर ये प्रोसेस तो हमको समझ में आ गया कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपना अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कंप्लीट करें। जी बिल्कुल। फिर आपने बताया कि कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें वर्क एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ज़रूरी है कि बच्चे कहीं और काम करके पहले सीखें कि किस तरीके से एक बिजनेस चलता है, एक प्रोडक्ट कैसे बनता है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करने से पहले। तो कुछ स्किल्स होते हैं जो हमने देखा है कि हर किसी जॉब में बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ हार्ड स्किल्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट में होने चाहिए, हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स, उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? देखिए, अगर हम लोग स्किल्स की बात करते हैं तो पहले हम लोग हार्ड स्किल्स पर चर्चा करते हैं। और हार्ड स्किल्स जो आप बोल रहे हैं कि जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मेरा एक अलग सा फील्ड होगा जिसपे मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होती है जो मुझे होनी चाहिए। अगर मैं कुछ कोडिंग का काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐप डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा है, इनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो मेरे पास होना चाहिए। और फिर एक हार्ड स्किल में आपको एक आ जाता है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। मैं किस मार्केट में काम करना चाहता हूँ, मैं किस मार्केट में कस्टमर्स को केटर करना चाहता हूँ, उसकी नॉलेज भी मुझे होनी चाहिए। वो जो मार्केट है, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, उसमें कितने प्लेयर्स हैं, मार्केट सैचुरेटेड है या नहीं, या मार्केट नया है, ये सब की जानकारी मुझे होनी चाहिए। फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और जो फील्ड है जहाँ ये रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैं कैसा कर पा रहा हूँ। ये तो हो गया आपकी हार्ड स्किल्स। अब हम लोग सॉफ्ट स्किल पे आ जाते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है ना, हर एक लीडर जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, बट जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक लीडर होता है। तो जो लीडरशिप है ना, वो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सॉफ्ट स्किल है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड होता है एक कम्युनिकेशन। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, और मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसे होगा। अगर ये मैं अपने टीम्स को, अपने फाइनेंसर को, अपने कस्टमर्स को अगर मैं ये समझा पा रहा हूँ, तो ही मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। उसके बाद एक आ जाता है मैनेजमेंट, कि अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हम लोग को बहुत चीज़ मैनेज करना है। अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, मेरे पास जो लिमिटेड स्केयर फंड्स है उसे मैनेज करना है, जो हम एक दिन में 24 घंटा ही होता है मेरे लिए या आपके लिए, मुझे वो मैनेज करना है। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल्स है, ये भी एक एंटरप्रेन्योर में जो है ये बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टीम हैंडलिंग। हर एक तरह के लोग रहेंगे मेरे टीम में, सबकी स्पेशलिटी अलग है, सबका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अलग है, सबकी एथनिसिटी अलग है। तो मुझे सारा चीज़ों को जो मैनेज करना है, उसके लिए जो एक होता है एक टीम मैनेजमेंट, वो भी होगा कि टीम हैंडलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये बेसिक है आपकी जो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की जो आप बात कर रहे हैं। जी, तो इन स्किल्स को ध्यान में रख के ही बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। अब हमने स्किल्स की बात करी कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे लीडरशिप हो गया, टीम हैंडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हार्ड स्किल्स है, कोडिंग है, और भी अलग अलग तरीके के, एक्सेल आना ज़रूरी है, फाइनेंस समझना, मार्केटिंग समझना। तो ये तो जब हम हार्ड स्किल्स की बात करते हैं तो हमने पहले ही एक डिस्कस किया है कि कॉलेजेस में जाके बच्चे पढ़ सकते हैं, एक कोर्स कर सकते हैं, MBA होता है जो वो कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर सकते हैं। बट जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो क्या उसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं ऑनलाइन, या क्या तरीका है सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने का? सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर बहुत सारे आजकल तो एडटेक आ गया है, एडटेक का ज़माना है, ये बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्स देते हैं, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स बहुत सारी कंपनीज़ में वैलिड भी है। अपग्रेड है, अपस्किल्स है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, शारदा ग्लोबल है,
लवली प्रोफेशनल हैं, ये लोग अपना सर्टिफाइड कोर्स देते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बट उनका जो करियर में ग्रोथ है वो उनके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। वो अगर आप हम लोग बात करें काम की, तो CTC, तो वो एक डेफिनेट CTC के रेंज में फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि वर्कएक्स हो गया, बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में भी उन लोगों को जो है ये सारी कोर्सेज जो है काफ़ी हेल्प करती है। ये एक एक्स्ट्रा स्किल्स है जो ये लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग देयर वर्किंग टेन्योर, और ये जो है इन लोगों को ग्रोथ में, जो इनका जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है उसको ये काफ़ी बड़ा, ब्रॉड और ये कर सकता है। जी अनुराग जी, अभी ना हम एक डिजिटल युग में बैठे हैं, जब डिजिटल ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हम सबकी ज़िंदगी में, और बिजनेस में भी। तो इस समय पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है किसी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, और किस प्रकार वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है अपने किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी से जो बूम आया है मार्केट में, ये जो IT रेवोल्यूशन के बाद जो अचानक से जो हम लोग इतने एंटरप्रेन्योरशिप को आजकल इतने पॉजिटिवली देख रहे हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे, या फिर आपने भी देखा होगा कि जो भी कोई भी रिलेटिव आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो वो डॉक्टर बनने बोल रहा है, वो इंजीनियर बनने आपको बोल रहा है, वो आपको एंटरप्रेन्योर बनने कभी नहीं बोल रहा है। बिल्कुल। मेरे घर में मुझे भी किसी ने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं बोला जी। बट ये जो है, ये जो हम लोग में जो लैक हम लोग कर रहे थे, जो सोच लैक कर रहे थे, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही लैक कर रहे थे। जी। अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है कि आपके हाथ में जो आपका फ़ोन है वही आपका मार्केट प्लेस है। जी। और जितने लोगों के पास फ़ोन है वो आपके कस्टमर्स हैं। जी। तो सोच लीजिए कि इस चीज़ का जो हॉराइजन है वो कितना ब्रॉड हो चुका है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के डेट में जो है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। आज हम और आप इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये टेक्नोलॉजी ही है। जी जी। तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर्स बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके इसको अपने फ़ायदे में ले सकते हैं। और साथ ही जैसा आपने पहले भी बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एडटेक का ज़माना है, तो आई थिंक इस मामले में भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप, इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बच्चे कैसे चीज़ें सीखेंगे, क्या करेंगे। अनुराग जी, एक बहुत बड़ा आपने बात की थी कि माता पिता कभी एंटरप्रेन्योर बनने को नहीं कहते। जी जी। तो एक मन में हमेशा डर होता है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हम शायद फेल हो जाएंगे जी। और अगर हमने पैसे लगाए, कुछ भी किया, वो डूब गया, तो हम एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़ेंगे जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जो फेलियर है इसका क्या रोल होता है और इससे कैसे टैकल कर सकते हैं बच्चे? जी जी, ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। फेलियर जो है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। क्या करना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं करना है। जी। फेलियर एक आप देखेंगे ना कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनमें बस एक ही चीज़ कॉमन रहेगी और वो है फेलियर। जी। क्योंकि बिना फेलियर का आपको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। और अगर बिना फेल हुए अगर आपको कभी सक्सेस मिल भी जाता है बाई चांस, तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। क्योंकि जो फेलियर बोलते हैं ना, फेलियर को ही स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस कहते हैं। जी। जो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर जर्नी, वो फेलियर से ही मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप में ना कभी भी डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता है, हमेशा आपकी जर्नी मैटर करती है। क्योंकि आपने एक गोल निर्धारित किया अपने लिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है, या इतना टर्नओवर चाहिए, या इतने लोगों तक पहुँचना है, या इतने स्टेट में मेरा रीच होना चाहिए, या मेरा इतना ग्रॉस आउटपुट होना चाहिए। तो वो जब हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा। जी। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि हर एक चीज़ कंपाउंडिंग होती है। आज एक है, कल एक है, परसों 5 हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। राइट। तो जो जर्नी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, वो एक कंटिन्यूस जर्नी होती है जो हमेशा चलती ही रहती है। जी। और इस जर्नी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फेज, वो होता है फेलियर। और फेलियर में भी आप उस फेलियर को कैसे डील करते हैं। फेलियर इज ऑल अबाउट कि फेलियर तो सबके साथ होना है, बट आप उस फेलियर पे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वो ही आपकी जो जर्नी है वो निर्धारित करेगी। जी। अनुराग जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि फेलियर एंटरप्रेन्योर की जर्नी का एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। राइट। और फेल करके सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब फेल कर रहे हैं तो क्या गलतियां आपने करी, उसको कैसे सही किया जा सकता है। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने भी जब अपनी जर्नी शुरू करी होगी तो आपने भी कई फेलियर्स देखे होंगे, कुछ चैलेंजेस देखे होंगे। तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए कि एज एन एंटरप्रेन्योर जब चैलेंजेस आपके सामने आए तो आपने कैसे उसको टैकल किया और अपने फेलियर को आपने कैसे लिया? जी, तो मैं आपको पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि पहले मैं एक NBFC में काम करता था एज अ रिस्क कंटेनमेंट मैनेजर।
वहाँ हमारा मेरा जो प्रोफाइल था वो बस ये था कि आजकल क्या है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं जी। तो जो भी एप्लीकेंट आ रहे हैं लोन के लिए आ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आजकल आप सुन रहे हो न्यूज़ में कि लोन ले रहे हैं और विदेश भाग जा रहे हैं और बैंकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। तो मेरा जो पहले वहाँ प्रोफाइल था वो बस यही चीज़ का था कि इसी टाइप के जो प्रोफाइल हैं इनको बस स्क्रूटनाइज करना है और अगर कुछ फ्रॉड अगर ऐसा हो रहा है तो रेड फ्लैग करना है और छोड़ देना है जी। तो ये काम मैंने 1.5 साल करा और जो मेरी जॉब थी और मेरी लाइफ थी वो काफ़ी मतलब रूटीन में आ गई थी जी। और उसमें मतलब कि लर्निंग कुछ नहीं था मेरे लिए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो होना था मेरा वो 1.5 साल में हो गया, सारे सॉफ्टवेयर का ज्ञान मुझे हो गया, कैसे फाइल मूव करती है मुझे पता चल गया, क्या क्या रेड फ्लैग है कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मुझे पता चल गया जी। तो उसी दौरान ये हुआ कि मेरे पिताजी को बचपन से ही जब से मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत शौक था बट समहाउ वो ये चीज़ को कर नहीं पा रहे थे जी। बट उनकी बातें सुन कर ही मुझे जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया जी। और मैंने सोचा कि फिर क्यों ना, फिर जब इंटरेस्ट आ ही गया तो फिर इसको एक बार ट्राई करते हैं तो फिर मैंने एक मार्केट स्टडी करी और फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का अपना काम स्टार्ट करा और जैसे ही हमने काम स्टार्ट करा तो 2020 में फिर कोविड आ गई तो सारा कुछ जो है लॉकडाउन में वो बंद पड़ गया तो उससे क्या हो गया कि हम लोग पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया क्योंकि मुझे बैंक का जो लोन है उसको सर्विस करना ही है, मेरे जो स्टाफ है जिसको मैंने हायर कर रखा है उन्हें टाइम पे सैलरी देना ही है क्योंकि कोविड में उनकी भी फैमिलीज हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर कम से कम 1 साल जो हमारी काम जो ठप पड़ गई उससे क्या गया कि जो फाइनेंशियल बर्डन है हमारे ऊपर बढ़ता गया और काफ़ी बढ़ गया था। उसको हम लोगों ने जब भी मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे जो है कस्टमर्स को समझा, अपने जो बेसिक जो है मेरा, क्योंकि जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो भी एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना कि अगर आपका जो कस्टमर है अगर वो सेटिस्फाई होकर जा रहा है ना तो वो वापस भी आ रहा है और अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर भी आ रहा है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बस अपनी जो है वो सर्विस पे ही ध्यान दिया और जो है कि रिपीट कस्टमर्स जो रिपीट करते हैं उससे ही हमारा जो बिजनेस है वो चल निकला और अभी मुझे लगता है कि 3 साल हो गए इस चीज़ को। तो अभी हम लोग जो है अपनी जो कोविड का जो हमारा जो नुकसान था उसको अभी हम लोग लास्ट ईयर ही भरपाई कर पाए हुए हैं और अभी हम लोग जो है एक्सपेंशन पर आ रहे हैं। अभी हम लोग 3 स्टेट में काम कर रहे हैं, आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अभी हम लोग और प्लान कर रहे हैं अब बगल में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर वेस्ट बंगाल में अपना जो है सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या था कि जो हम लोगों ने जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जब स्टार्ट करी थी तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ना मेरे घर में किसी को था, ना मेरे पास कोई मेंटोर थे जो मुझे गाइड कर सकते हैं, ना कुछ ऐसा प्रोग्राम आपका आ रहा था जिससे कि मैं कुछ आइडिया ले सकूं। तो मैंने क्या था कि मैंने खुद से स्टडी करा, मैंने मार्केट में गया और मेरे पास उस समय कोई टीम नहीं थी क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे पास कैपिटल नहीं था कि मैं किसी को हायर करूँ, उसको अपने साथ लेकर जाऊँ, उसके साथ कुछ भी डिस्कशन करूँ। तो ये सारा काम जो है मैंने खुद से करा और मुझे 6-8 महीने का समय लग गया। बट मेरे साथ एक एडवांटेज क्या था कि जो कोविड के बाद जो मार्केट जो आपका पूरा क्लोज हो गया था तो जो मार्केट वापस से खुली तो वो जितने भी प्लेयर्स थे, जो पुराने प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, सबके लिए जो ग्राउंड था वो इवन था क्योंकि नेट वर्कडाउन उनका भी 0 हो चुका था जी। तो मुझे पता था कि अगर यहाँ से अगर जो है मेरी बिजनेस अगर वो प्रोपेल नहीं कर सकता है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा जी। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ा नहीं ग्राउंड और फिर मैं अपनी गलती से सीखता गया। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी आती हैं, ऐसा नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम अभी भी आती हैं, बट हम लोग अब जो है थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा तो हम लोग अच्छे से उसको टैकल कर पाते हैं। जी। अनुराग जी, आपने अपनी जर्नी में कैपिटल की बात करी थी जी कि कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जब वो कोई आइडिया लेकर आते हैं, वो सोचते हैं कि हमें अपनी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरू करनी है जी। तो वो किस प्रकार फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं और कैसे अपनी जर्नी में अपने आइडियाज़ को पिच कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, फंडिंग तो तब डिपेंड करेगा जब आपको पता रहेगा कि आपका आइडिया क्या है जी। हर आइडिया के लिए जो फंडिंग का जो स्केल होता है वो डिफरेंट होता है। कोई आइडिया जो है वो छोटे से में स्टार्ट हो जाएगा, कोई आइडिया जो है कि वो जो स्टार्ट होगा उसमें ही बहुत सारा पैसा उसमें R&D में लग जाता है। तो आपको पहले ये एनालाइज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस मार्केट में जो है आप काम करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा आइडिया है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहले आपके पास अपना जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आप उसमें ही एक पायलट प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि आप किसी को एक अपना आइडिया नहीं दिखा सकते हैं, आप किसी को अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, बट आप अपनी आइडियाज़ को बेच नहीं सकते हैं। और उसमें फिर आपका आ जाता है जिसकी मैं बात करता था, कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर आपके पास एक आइडिया भी है और आप एक खुद बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं और आप सामने वाले को अपना जो आइडिया है उसको अच्छे से बेच सकते हैं, वो बोलते हैं सेल योरसेल्फ, तो अगर आप आइडिया को बेच सकते हैं तो हो सकता है कि आपको फंडिंग
मिल जाए। बट हमारे हिसाब से है कि इनिशियली कुछ साल आपको बूटस्ट्रैप ही रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो लाइबिलिटी है वो मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम लाइबिलिटी के साथ आप अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार लाइबिलिटी का जो बर्डन अगर वो आपके सर पे आ जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो डगमगा जाता है। फिर आपका क्या है कि आप डिसीजन लेने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि जो स्टेक्स है वो काफ़ी हाई हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जो है कि फंडिंग इनिशियल स्टेज में जो है वो बूटस्ट्रैप ही रहना चाहिए। अब कलीग से कुछ कर लिए, कुछ बैंक से ले लिया, बाकी डैड लोन तो हमेशा अवेलेबल है हम लोगों के पास। जी, तो ये आपने बतलाया कि कैसे स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप होना चाहिए बिजनेस, और एक बार बिजनेस सेटअप हो गया उसके बाद लोग फंडिंग के लिए जा सकते हैं। तो जब उस केसेस में लोग फंडिंग के लिए जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार अप्रोच कर सकते हैं लोगों को फंडिंग के लिए? देखिए, फंडिंग का भी काफ़ी राउंड होता है। बहुत सीरीज ऑफ फंडिंग होती है। एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। अब क्या होता है कि इनिशियली जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं होती, एक आप काम कर रहे हैं, शुरू में काम कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता है कि आप इस काम को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर आप फोरकास्ट कर सकते हैं बट आप फ्यूचर देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी ये जो स्केलेबिलिटी इस छोटे से आइडिया की ये कहाँ तक है। बट उस सामने बैठे आदमी जिसके पास पैसा है, जिसको हम लोग फंडर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, उसे पता है। वो क्या करेगा कि आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स इक्विटी लेगा और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो फंडिंग कर देगा। बिल्कुल। पर आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इक्विटी है, जो शेयर्स है, वो आपके पास ही रहे। आपको ज़्यादा फंडिंग के चक्कर में ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि आप जितने राउंड ऑफ फंडिंग करेंगे ना, आपकी इवैल्यूएशन ऐसी बढ़ती जाएगी। जी। आपको 3-4 राउंड ऑफ फंडिंग के लिए जाना चाहिए, ना कि एक ही बार में आप पूरा फंडिंग उठा के और सारे अपने ऑपरेशंस को गो थ्रू करें। जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले तो बूटस्ट्रैप रखना है और उसके बाद धीरे धीरे फंडिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। जी। और उसमें आप अलग अलग लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वीसीज होते हैं जिनको रीच आउट कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज भी होती हैं जो फंडिंग देती है। इनक्यूबेटर्स होते हैं, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, जो गवर्नमेंट की भी फंडिंग्स होती है। जैसे हमारा अभी एक स्कीम भी है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जो अच्छे स्टार्टअप्स को, जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं, उनको भी फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है। उसके अलावा अभी जैसे स्टूडेंट्स जो अपना करियर सोचते हैं एंटरप्रेन्योर में स्टार्ट करने की, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं आज के समय में जो उनको काफ़ी मदद कर सकता है ग्रो करने में, और सही सेक्टर है घुसने के लिए अभी? देखिए, सही सेक्टर एज सच तो अभी जैसे अभी ग्रीन एनर्जी का ज़माना है। अभी आप लोग जान रहे हैं कि हमारी जो मदर अर्थ है वो सफ़र कर रही है। आप देख रहे होंगे कि जो वेदर का साइकिल है अपना, वो स्लाइटली शिफ्ट कर रहा है। कार्बन का जो एमिशन है वो बढ़ रहा है। अभी हम लोग ग्रीन फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। जी। अभी देखिएगा ईवी का ज़माना आ रहा है। तो ये जो सेक्टर है ये अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो रिन्यूएबल नहीं, जो है आपका, वो अपन लोग वापस रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जितना अपने पास पेट्रोलियम या कोल है उतना ही हम लोग एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद अपने पास आएगा नहीं। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है, और ग्रीन एनर्जी में बहुत लिथियम आयन बैटरी हो गई। आप देखिए कि यूएस में भी एक कार की कंपनी है टेस्ला, जी, सिर्फ एक कार की कंपनी से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया एलॉन मस्क ने। तो ये सब जो ग्रीन एनर्जी है और जो आपका ग्रीन फ्यूल हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये आज के डेट में जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो है एक गोल्ड माइन से कम नहीं है। जी। आपको बस अपना वो गैप आइडेंटिफाई करना है, अपने लिमिटेड स्किल्स और कैपेबिलिटीज में देखना है कि आप क्या बढ़िया कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको बस उसमें जुट जाना है। जी। तो ग्रीन एनर्जी एक अच्छा फील्ड है। उसके अलावा भी क्या कोई सेक्टर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ध्यान दे सकते हैं? जैसे ग्रीन एनर्जी से ही आप बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी इतना आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट हमें हमेशा इंकरेज कर रही है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट देन अगेन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल और आपके पेट्रोल पर ही बेस्ड है। तो अभी अगेन जो है आपका जो ग्रीन एनर्जी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी आ जाएगा। जो ईवी बसेस आ जाएंगी तो हम लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक खाली उस जो ग्रीन एनर्जी है वो एक आत्मा है, वो एक सीड है, उससे कितने सारे पेड़ निकलेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम मतलब ग्रीन एनर्जी पे अभी फोकस कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ग्रीन एनर्जी एक ग्रोइंग फील्ड है, ग्रोइंग सेक्टर है, और उसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर घुसता है तो वो अच्छे तरीके से अपना एक करियर क्रिएट कर सकता है। जी अनुराग जी, एक दूसरा सवाल मेरे पास था कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी में भी कॉलेज छोड़कर और एंटरप्रेन्योर बनने के राह पे चले जाते हैं। क्या आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही सिक्योर करियर ऑप्शन है, या बच्चों को पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करनी चाहिए? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक सिक्योर ऑप्शन है,
बट कितना सिक्योर है ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है जी कि आपने मार्केट को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपने कितना समय दिया है मार्केट को समझने में, कितने अच्छे से आपने गैप जो है वो आइडेंटिफाई किया है जिसको क्या फुलफिल करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू, जी जो कि समय लगता है। आजकल के बच्चे क्या हैं कि ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड भी नहीं हुआ और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप खोल लिए। आप एक आंकड़ा देखिए कि 99% जो स्टार्टअप्स है वो फेल कर रहे हैं जी क्योंकि लोग अंडर प्रिपेयर्ड हैं। उन लोगों ने अपने मार्केट को समझा ही नहीं जहां वो कैटर करने चाहते हैं, उन लोगों ने अपने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा ही नहीं जी तो अगर आपको करना है, अगर आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन है, आपके पास थोड़ा सा वर्क एक्स है, अगर आपके पास थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर है, तो आप समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो टीम बिल्डिंग होता है, टीम कैसे काम करती है, लोगों से आप काम कैसे ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, जो आपका जो मूवमेंट होता है वर्क का वो कैसे होता है, जो प्रेशर हम लोग जो मैनेज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों का एक्सपोजर जो आपको काम करके मिलेगा और वही जो आपका जो एक्सपीरियंस और जो लर्निंग है वो आपके इस जर्नी में काम आएगी। जी जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता है, बट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सके तो थोड़ा आप वर्कएक्स का भी एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा काम का एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा प्रेशर का एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा टीम हैंडलिंग का एक्सपोजर लीजिए कि लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, फिर जो आपका जो है वो 50% जो है काम हो जाएगा। जी जी तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाने से पहले कुछ प्रिपरेशंस हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं। अनुराग जी, आपने बहुत कुछ आज हमें बतलाया कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरुआत कर सकते हैं, बच्चे क्या पढ़ सकते हैं, किन स्किल्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो पढ़ाई करने जा सकते हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और आपने हमारे बच्चों को बहुत कुछ बतलाया उसके लिए। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे निकलें तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि किन स्किल्स को डेवलप करना है। और जैसा अनुराग जी ने हमें बतलाया कि हमें एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज़रूरत है, तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ अगर आप कहीं एक्सपीरियंस ले पाएँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बस आज के लिए हम लेते हैं विदा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।